आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिप्टोग्राफी एंड पासवर्ड सिक्योरिटी। तो क्रिप्टोग्राफी और पासवर्ड सिक्योरिटी की जो शुरुआत है, पासवर्ड पॉलिसीज़ की और सीक्रेट कम्युनिकेशन की, इसकी जो शुरुआत है ये हम देखते हैं चाणक्य के टाइम से। चाणक्य के टाइम से इसकी शुरुआत हुई और चाणक्य ने जो किताब लिखी है अर्थशास्त्र, उसका जो 5th चैप्टर है दैट इज ऑन सीक्रेट कंडक्ट्स, इसमें हम देखते हैं कि वो क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेनोग्राफी जैसी सीक्रेट कम्युनिकेशन की टेक्निक्स के बारे में वो बात करते हैं। तो अगर क्रिप्टोग्राफी को समझने की कोशिश की जाए तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली दो चीज़ों की बनी हुई है। क्रिप्टोग्राफी का एक हिस्सा जो है वो है इंक्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी दो चीज़ों की बनी हुई है, एक तरफ क्रिप्टोग्राफी में होता है इंक्रिप्शन और दूसरी तरफ होता है डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जिसको मिलाकर हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ये पूरी जो चीज़ है ये बेसिकली और कुछ नहीं, एक सीक्रेट कम्युनिकेशन की टेक्निक है। अगर कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है, यानी कि अगर दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं ए एंड बी, अगर ये दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इस कम्युनिकेशन चैनल में तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी जिसको हम CIA कॉम्प्लायंस कहते हैं। C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी एंड A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो मैसेज भेजा, छुपा कर भेजा, कोई तीसरा आदमी, अगर कोई दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है तो वो उस मैसेज को अगर टैप भी करता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता, बेचारा कंफ्यूज रह जाता है। इंटीग्रिटी का मतलब ये हुआ कि जो मैसेज A B को भेज रहा है वही उसके पास पहुंच रहा है। A ने भेजा आलू और B को मिला इमली, तो इंटीग्रिटी नहीं रही। और जो सबसे तीसरी जो चीज है वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम आप यूज कर रहे हैं वो इतना इजी टू यूज होना चाहिए कि जब भी चाहे बी को अवेलेबल हो, बी को एक्सेसिबल हो। बहुत बार पुराने जमाने में पहले एक सिस्टम अक्सर यूज होता था, उसमें क्रिप्टोग्राफी की डिक्रिप्शन की सीडीज होती थी, वो सीडी लगा कर ही आप इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर सकते थे और वो सीडी लॉकर में रखते थे। तो अवेलेबिलिटी नहीं रही इंफॉर्मेशन की, बाकी तो सब रहा पर अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है, अवेलेबिलिटी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसमें से जो पहला पार्ट था जिसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं किसी भी नेटवर्क का, उस कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए हम इंक्रिप्शन यूज करते हैं। यानी कि इंक्रिप्शन को समझें तो इंक्रिप्शन बेसिकली हुआ कि समझिए, एज्यूम करिए कि एक कोड हम रखते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगा उसको हम एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देंगे। यानी ए लिखना होगा तो उसकी जगह बी लिखेंगे, बी लिखना होगा तो उसके जगह सी लिखेंगे, सी लिखना होगा तो उसके जगह डी लिखेंगे। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को ये बात पता है कि एक स्टेप आगे शिफ्ट करना है, रिसीवर को एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है। तो अगर मुझे ही लिखना होगा तो ही के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एक एक स्टेप पीछे कर दूंगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ जाऊंगा तो इफ मिल बन गया। तो ट्रांसमीटर ने ही भेजा तो रिसीवर को इफ मिला। रिसीवर को अगर डिकोड करके समझना है कि क्या ट्रांसमीटर ने भेजा था तो वो एक एक स्टेप पीछे करेगा। आई के जगह पे एक स्टेप पीछे किया तो एच बन गया, एफ के जगह एक स्टेप पीछे किया तो ई बन गया और उसको मैसेज ही मिल गया। तो जो ये एक स्टेप का जंप था, ये जो एक स्टेप का जंप था, इस एक स्टेप के जंप को हम बोलते हैं कि की जो थी वो 1 थी। और जंपिंग जो है दैट इज बेसिकली आवर एल्गोरिथम, कि हमको जंप करना है, उतना स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे अगर 2 स्टेप का जंप हो तो की जो है 2 हो जाएगी, एल्गोरिथम तो वही रहेगा। तो ए जो है बी के जगह बन जाएगा सी, और बी जो था वो सी के जगह बन जाएगा डी, और इसी तरह से एल्गोरिथम हमारी चलते रहेगी। ये सबसे पुरानी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है और इसको हम बेसिकली जूलियस सीजर के नाम पर है ये, इसको हम सीजर साइफर कहते हैं। बट इस तरह की जो टेक्निक है ये बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाती है। इनको मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स कहते हैं बिकॉज एक ही अल्फाबेट एक ही से रिप्लेस होता है। तो होता क्या है कि इंग्लिश में अगर अज्यूम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है तो हर एक कैरेक्टर की एक फ्रीक्वेंसी है जो कि फिक्स होती है।
होता क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो नंबर्स का मोर और लेस हमेशा सेम रहता है। भगवान ने बनाया है नंबर्स की सर्टेन प्रॉपर्टीज, और स्टैटिस्टिशियंस एंड मैथमेटिशियंस वो लोग हैं जो नंबर्स की इन प्रॉपर्टीज को ढूंढते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि अगर बड़ा ऐसे लिखते हैं, बड़ी कहानी लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं, तो उसमें ए जो है उसकी भी फ्रिक्वेंसी फिक्स है, ई की ऑकरेंस की फ्रिक्वेंसी भी फिक्स है, और इसी तरह से हर एक कैरेक्टर की ऑकरेंस की फ्रिक्वेंसी फिक्स है। अब अगर मैं देख रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है से एक्स, उसकी ऑकरेंस की फ्रिक्वेंसी मोर और लेस ए से मैच कर रही है। अगर मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है एक्स और उस एक्स की ऑकरेंस की फ्रिक्वेंसी जो है वो ए से मैच हो रही है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एक्स जो है और कुछ नहीं बल्कि ए का रिप्लेसमेंट है। तो इस तरह की जो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाता है, और इसको बेसिकली हम बोलते हैं मोनो अल्फाबेटिक साइफर। मोनो अल्फाबेटिक साइफर बहुत इजी टू ब्रेक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत इजीली टूट जाता है। इसीलिए बाद में नई किस्म की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स आई जिनको पॉली अल्फाबेटिक साइफर्स कहते हैं। उनमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर जो है वो किस किस चीज में कन्वर्ट होगा, ये बेसिकली उसके पड़ोसी पे भी डिपेंड करता है। तो अब इस कन्वर्जन की चूंकि मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपको, अब क्रिप्टोग्राफी क्या होता है आप मोटा मोटा तो समझ चुके होंगे। अब मैं उसको एक फॉर्मल मैनर में अब आपको मैं क्रिप्टोग्राफी समझाना चाहूंगा कि फॉर्मली क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी हुआ कि आप एक प्लेन इंफॉर्मेशन, प्लेन टेक्स्ट को, यानी आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ही को एंटर किए एल्गोरिथम में, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम जिसको इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कहते हैं, और वो जो है इफ को जनरेट कर दिया। जो डिक्रिप्शन है, और की आपने डाला 1, ये आपकी की थी, वो थी 1, यानी एक शिफ्ट, एक डिजिट आगे शिफ्ट करो तो जो h था वो i बन गया और जो e था वो m बन गया। रिसीवर एंड जो है वो डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम चलाएगा, उसे भी पता होगी कि की वैल्यू 1 है, और वो जब वो डिक्रिप्ट करेगा तो i को h में कन्वर्ट कर देगा और f को e में, और उसको ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। तो इंक्रिप्शन जो एल्गोरिथम है, इसमें जो पैरामीटर्स हो रही हैं, जो प्लेयर्स हैं जो रोल प्ले कर रही हैं इंक्रिप्शन में, वो है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, द वैल्यू ऑफ की, और जो ओरिजिनल मैसेज है इसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। और जो अनअंडरस्टैंडेबल, जो समझ में नहीं आता है, जो मैसेज जो चैनल में इनसिक्योर होके घूम रहा है, इनसिक्योर चैनल में जो घूम रहा है, जिसको दुश्मन सुन सकता है, उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए, आपकी एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए कि जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हो रही है वो दुश्मन को बिल्कुल समझ में ना आए, वो कंफ्यूज रह जाए कि ओरिजिनल मैसेज क्या होगा। अभी आपने जस्ट देखा कि जो इस तरह का जो एल्गोरिथम का कन्वर्जन है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ये वाला मोनो अल्फाबेटिक सीजर साइफर, ये तो इजीली टूट जाता है। उसी तरह बाद में जो पॉली अल्फाबेटिक साइफर्स आए, जिनमें कि जो कन्वर्जन होगा वो अपनी पड़ोसियों पर भी डिपेंड करेगा कि पड़ोसी नेबरिंग कैरेक्टर है वो क्या है, और उस बेसिस पर कन्वर्ट होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि डी जो है हर बार एम में कन्वर्ट हो, अगर पड़ोसी के होगा तो डी एन में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर पड़ोसी एन रहा तो डी जो है वो क्यू में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह की साइफर्स को मोनोपोली अल्फाबेटिक साइफर्स कहते हैं, और ये भी ब्रेक हो जाती है। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हमारे पास पोली अल्फाबेटिक साइफर्स ही थे, और बस वो मैकेनाइज होते गए, मशीन में कन्वर्ट होते गए। ये वन ऑफ द मशीन्स है जो टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक की कहानी कुछ कुछ ऐसी ही रही। और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मन्स एक नई किस्म की चीज लेकर आए जिसको कहते हैं एनिग्मा मशीन। नाजियों ने इस मशीन को बनाया था, और ये इसके थ्रू बहुत ज़्यादा वो लोग नुकसान पहुंचा रहे थे। बहुत सी सबमरीन्स की लोकेशंस को बेसिकली सीक्रेटली ट्रैक कर ले रहे थे, ट्रैक कर दे रहे थे, ब्रेक कर दे रहे थे। काफ़ी नुकसान अलाइड फोर्सेस को हो रही थी जर्मन नाजी एनिग्मा मशीन से, और इसको फाइनली तोड़ने का काम किया एलन ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने। और इस बात को रिसेंटली एक मूवी में दिखाया गया है, इमिटेशन गेम नाम की मूवी थी, जो कि बहुत अच्छे से इस बात को कवर की है कि एलन ट्यूरिंग किस तरह से
एनिग्मा मशीन को तोड़े। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एलन ट्यूरिंग की इस मूवी की वीडियो क्लिपिंग को देखते हैं। This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation. Gentlemen, meet Mr. Turing. We to work together then. I'm afraid these men would only slow me down. We were going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you. एलन ट्यूरिंग के बारे में आप लोगों को जानकर बहुत अजीब लगेगा कि जिस आदमी ने ब्रिटिश सरकार के लिए इतनी सेवा की, इतना कुछ किया, उनको बाद में समथिंग सिमिलर टू सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी, यानी उन पे गे होने के चार्जेस लगाई गई, और उस चार्ज के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब वो चाहे गे थे कि नहीं थे, ये तो सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है आज भी, बट उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सुसाइड कर लिए। रिसेंटली 1-2 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एलन ट्यूरिंग के परिवार वालों से माफ़ी मांगी कि इतना जिस आदमी ने कंट्रीब्यूट किया उस पर इस तरह की चार्ज लगा के उनको इस हद तक मजबूर किए कि वो सुसाइड करें। सो इसके लिए ब्रिटिश सरकार रिसेंटली माफ़ी मांगी है एलन ट्यूरिंग के परिवार से। ट्यूरिंग का नाम जिन लोगों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में डिग्री की है ज़रूर सुना होगा ट्यूरिंग मशीन्स के बारे में। अगर आप लोग ट्यूरिंग मशीन्स को समझना चाहेंगे सिंपल फॉर्मेट में, जैसे क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ वगैरह वगैरह बना के लिखते हैं, तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट्स करें कि आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मैं आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा तो सकता हूँ, बट फिलहाल हम क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो 43 में एनिग्मा मशीन को एलन ट्यूरिंग ने ब्रेक किया। 61 में पहली बार कंप्यूटर पासवर्ड्स बने, जो मोर और लेस एलन ट्यूरिंग जो मोर और लेस एनिग्मा मशीन के ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। रोटर मशीन्स मतलब कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को यूज करती थी। इन परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। इनिशियल परमुटेशन जो कि पासवर्ड है आपका, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करते थे, फिर वो दोनों पार्ट आपके करंट इंफॉर्मेशन के साथ में जोर होती थी और फिर से जनरेट होती थी और इस तरह से आउटपुट्स बनती थी। और इसको फाइनली एक एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर दिया गया जो कि DES के नाम से फेमस हुआ, जो कि उस समय काफ़ी चला। DES 56 बिट एल्गोरिथम था, DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, जो कि काफ़ी काम किया, बट फाइनली इसकी वीकनेस निकल आई और DES भी टूट गया। इसी बीच एक नई तरह की चीज चली थी, वीडियो साइफर्स। वीडियो में इंफॉर्मेशन, बेसिकली वीडियो साइफरिंग का ज़माना, ये ज़माना बीटल्स का भी था। बैकमास्किंग वाली टेक्निक्स भी यूज होती थी, एंड आज भी वीडियो बेस्ड टेक्निक्स यूज हो रही हैं। अलकायदा वगैरह जो है क्रिप्टोग्राफी के जगह एक अल्टरनेट टेक्निक यूज करती हैं जिसको स्टिग्नोग्राफी कहते हैं। अगर आप लोग स्टिग्नोग्राफी में जानकारी लेना चाहें तो अगेन वीडियो पे कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर मैं स्टिग्नोग्राफी पे वीडियो अपलोड करूंगा, जाके आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में स्टिग्नोग्राफी क्या होता है ये समझा सकूं। और अलकायदा वगैरह स्टिग्नोग्राफी जैसी टेक्निक्स को यूज करती हैं ताकि वीडियो जो है फ्रेम्स की बनी होती हैं और इमेज की जो पिक्सल्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन को एम्बेड करती है और इस तरह से कम्युनिकेट करती है। और फिर हैकर्स का एरा आया 1995 में, और फाइनली जाकर AES नाम की एल्गोरिथम आई जो आज भी हम यूज करते हैं, जिसको सबसे मजबूत क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम माना जाता है। अभी तक टूटा नहीं है, एटलीस्ट पब्लिकली। लैब्स में शायद टूटा हो, भगवान जाने, कोई मैथमेटिकल टेक्निक निकल आई हो, बट अगर ऑफिशियली बात करें, मैथमेटिकली बात करें, तो इसको तोड़ने के लिए जितनी कंप्यूटेशन चाहिए उतनी कंप्यूटेशन आज की 2 to the power 55 ईयर्स लग जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स को यूज करने में, जो कि कितनी ईयर होती हैं आप ये खुद चेक कर लें। हम मैथमेटिक्स में जो अच्छे हैं, शंख महाशंख वगैरह में गिनती अगर कर पाएँ तो करके देख लें कितनी ईयर लग जाएगी इसको तोड़ने में पासवर्ड को। और फाइनली आज भी हम AES एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं। तो अगर क्रिप्टोग्राफी आज, अब तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का भी जमाना आ गया है। चाइनीज ब्लू आर्मी नाम की फेमस आर्मी है
साइबर डेडिकेटेड सुपर कंप्यूटर्स हैं साइबर अटैक लॉन्च करने के लिए। अगर अमेरिका का बात करें तो अमेरिका के पास अमेरिकन आर्मी की स्पेशल साइबर कमांड है जिसको अमेरिकन साइबर कमांड कहते हैं। जैसे हमारे पास जैसे इंडिया में जो कमांड्स हैं वो सिर्फ इंडियन स्पेस पे होती हैं, अमेरिकन कमांड्स ऑल ओवर वर्ल्ड होती हैं, अमेरिकन आर्मी की कमांड्स। एंड एक साइबर कमांड भी है। और 2011 को ईयर ऑफ हैकर्स माना गया है। शायद इस पोस्टर के बारे में आप लोग सुने हो, जाने हो। एनोनिमस नाम का एक सीक्रेट हैकर्स का ग्रुप है जो देश में तख्ता पलट तक करता है। अगर आप लोग जैस्मिन रिवॉल्यूशन के बारे में सुने हो या ट्यूनिशियन रिवॉल्यूशन के बारे में सुने हो जो रिसेंटली हुआ था, तो ये शायद इसमें इन हैकर्स का ग्रुप माना जाता है। ये अपने आप को हैकर नहीं हैक्टिविस्ट कहते हैं, यानी ये एक्टिविस्ट हैं सब जो कि हैक कर लेते हैं फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक और ओपिनियंस, पब्लिक व्यूज को बदलते हैं और पब्लिक सेंटिमेंट्स को उस हिसाब से ग्रेवेट करते हैं, जैसा कुछ ट्यूनिशिया में हुआ, ट्यूनिशियन जैस्मिन रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। अफ्रीकन बहुत सारी गवर्नमेंट्स का तख्ता पलट हुआ, गद्दाफी वगैरह का नाम आपने सुना होगा, जो कि इसी तरह की रिवॉल्यूशन का शिकार हुए। तो मतलब फेसबुक एंड सोशल नेटवर्क के थ्रू ये लोग गवर्नमेंट्स को पलटते हैं, तख्ता पलट होता है। तो पर हम फिलहाल क्रिप्टोग्राफी पे ध्यान देते हैं। अगर अब मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो क्रिप्टोग्राफी को आप और मैं हम सब समझ चुके हैं कि क्रिप्टोग्राफी और कुछ नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ है जिसमें कि एक इंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट होता है, यानी जो समझ में आए वो एक आपके पासवर्ड के द्वारा इंक्रिप्ट हो जाता है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में, और ये एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो समझ नहीं आता। रिसीवर को भी यही साइफर टेक्स्ट मिलता है रिसीवर एंड में, और यही चैनल के थ्रू ट्रैवल करता है। अगर दुश्मन को मिलता है तो ये मिलता है, और इसको देखकर दुश्मन कुछ नहीं समझ पाता। टेक्निकली इनको हम एलिस एंड बॉब कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर की किताबें हैं उसमें जो सेंडर है वो एलिस होती है, रिसीवर बॉब होता है, और बीच में जो दुश्मन बैठा है जो सब कुछ सुनता है, ईव्स ड्रॉपिंग करता है, इसीलिए उसका नाम ईव होता है। ईव्स ड्रॉपिंग यानी कान लगाकर सुनना, तो ईव्स ड्रॉपर जो है उसको ईव कहते हैं। तो अगर ईव को ये मिलता है तो ईव को कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या था ओरिजिनल मैसेज। लेकिन जब चूंकि वो दोनों पार्टीज यानी कि ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर यानी एलिस एंड बॉब जिसको बोलते हैं, अगर इनके पास में कॉमन पासवर्ड होता है तो वो साइफर टेक्स्ट को पासवर्ड के थ्रू ब्रेक करता है, और एल्गोरिथम जिसको डिक्रिप्शन एल्गोरिथम बोलते हैं डिक्रिप्ट करके फिर से उसे ओरिजिनल मैसेज मिल जाता है। तो ये बेसिकली सिंपल क्रिप्टोग्राफी है, या बेसिकली इसको प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं वो सेम टाइप ऑफ पासवर्ड यूज कर रही हैं। दोनों पार्टीज जो हैं जिनके उनके पास जो पासवर्ड है वो एग्जैक्टली सेम पासवर्ड है। इसी कॉमन पासवर्ड को वो दोनों पार्टीज जो हैं इस पासवर्ड को जानती हैं और इस कॉमन पासवर्ड को यूज करके इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करती हैं। पर एक बहुत बड़ी समस्या अब आती है, और वो ये है कि दो पार्टीज अगर कम्युनिकेट कर रही हैं तो पासवर्ड कैसे आपस में सिक्योरली शेयर करें। क्या टेलीफोन के थ्रू शेयर करें, तो कहीं तीसरे आदमी ने सुन लिया कहीं टेलीफोन टैप करके, कैसे शेयर करें इस पासवर्ड को। और इस वजह से एक नई तरह की समस्या उत्पन्न हुई कि पासवर्ड को आपस में कैसे शेयर करें, और इसके लिए एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम बनाया गया जिसको बोलता है डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम, जिसमें कि पासवर्ड को सिक्योरली सेव किया जाता है ताकि मैन इन द मिडिल अटैक हो, यानी कि ईव्सड्रॉपर यानी ईव जैसा कोई आदमी बीच में कान लगा के सुने भी तो भी पासवर्ड को जान ना पाए। इस बात को हम एक छोटी सी वीडियो से एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम आगे आज की जो मॉडर्न तरह की जो क्रिप्टोग्राफी है जिसको एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, जिसमें एक के जगह पे दो पासवर्ड होते हैं, दोनों अलग पासवर्ड्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले ये वीडियो, अगर एलिस और बॉब को आपस में बात करना हो तो उन्हें एक पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा, और वो पासवर्ड कॉमन पासवर्ड होना चाहिए। या तो इसे वो दोनों छुप कर कहीं पे आपस में एक्सचेंज करें, या फिर नहीं तो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम जैसे कि डिफी-हेलमैन के थ्रू इस पासवर्ड को मैथमेटिकली शेयर करें। इसके बावजूद एक प्रॉब्लम अभी भी रह जाती है, और वो ये है कि अगर एलिस को एक से ज़्यादा लोगों से बात करना हो तो हर आदमी से बात करने के लिए एक अलग पासवर्ड रखना पड़ेगा, और हर पासवर्ड को अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा। एक पूरी फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें हर आदमी के लिए अलग पासवर्ड होगा। इस टेक्निक को मैथमेटिकली की मैनेजमेंट कहते हैं, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। और अगर पूरी फाइल आपकी चोरी हो गई तो पूरा आपका एजेंसी, आपकी पूरी बिजनेस, आपकी बैंकिंग पूरी बर्बाद हो सकती है, ठप हो सकती है। इस प्रॉब्लम पर ध्यान पड़ा जेम्स एलिस नाम के एक मैथमेटिशियन का, और वो एक नए तरह के कॉन्सेप्ट पे आए जिसको आज की डेट में हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ये कुछ चाइनीज लॉक की तरह था
जिसमें कि अगर दो लोगों को बात करना हो तो आप सामने वाले को एक खुला हुआ चाइनीज लॉक भेज दें और साथ में एक डब्बा भेज दें, वो इन्फॉर्मेशन को डब्बे में डालें, लॉक के थ्रू डालें और उस चाबी से आप खोल सकते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा लोगों से बात करना हो आपको, तो आप उसी एक ही चाबी से दुनिया भर के लॉक्स ऐसे ही रख सकते हैं और हर किसी को वो लॉक देते जाएं, वही उसी लॉक की कॉपी, और सबको इस डब्बे में अपने अपने डब्बे में इन्फॉर्मेशन बंद करके वापस कर रहे हैं और आप उस कॉमन चाबी से सारी इन्फॉर्मेशन को खोल सकते हैं। तो ये इस तरह से की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। और इस टेक्निक को जब मैथमेटिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है तो आज की डेट में हम उसको एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसमें एक के जगह दो पासवर्ड होते हैं, एक इंक्रिप्शन के लिए, दूसरा डिक्रिप्शन के लिए। इस चाइनीज लॉक वाली जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम थी, इसकी दो मेन रिक्वायरमेंट्स थी। पहला ये कि एक ही पासवर्ड के मदद से हम हर किसी से बात कर सकें, और दूसरा ये कि पासवर्ड जो है एक्सचेंज ना करना पड़े, एक्सचेंज करने की ज़रूरत ना पड़े पासवर्ड को, किसी से भी पासवर्ड हमें एक्सचेंज ना करना पड़े। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम आई, उस क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को हम आज की डेट में एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, या फिर उसको हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। अब इसे ऐसा क्यों कहते हैं, ये समझने के लिए हमको पहले पुराने वाले क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को एक बार देखना होगा कि वो कैसा था। तो पुराने क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में जो की थी वो केवल एक थी, और वो प्राइवेट यानी कि छुपा के रखी जाती थी। दोनों पार्टीज आपस में छुप के कहीं एक्सचेंज करते थे और सेम पासवर्ड यूज करते थे जो कि प्राइवेट थी, इसीलिए उसे प्राइवेट की कहते थे, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की भी इसी को बोलते थे, क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं वो सेम पासवर्ड यूज कर रही हैं। अगर इस रेड लाइन को आप लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हैं तो जो पासवर्ड है दोनों पार्टीज की वो सेम है, सो इट इज अ सिमेट्रिक इन नेचर एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। बट जो नया सिस्टम आया, जो कि बेसिकली चाइनीज लॉक वाला सिस्टम जिसको मैं बोलता हूँ, वो एसिमेट्रिक इन नेचर है। उसमें पब्लिक की होता है और प्राइवेट की होता है, दो तरह की पासवर्ड्स होती हैं, तो एसिमेट्री दिख रही है। होता ये इसमें यह है कि अगर मिस्टर ए कोई हैं, वो चाहते हैं कि उनसे अगर बात करना है तो वो अपने पास में उनके पास में दो पासवर्ड्स होंगे, एक उनकी पब्लिक की होगी और दूसरी उनकी प्राइवेट की होगी। उनके पास में दो पासवर्ड्स होंगी, एक को बोलते हैं पब्लिक की, दूसरे को बोलते हैं प्राइवेट की। तो पब्लिक की जो उनकी होगी वो बेसिकली उसको नेट पे पब्लिश कर देंगे। हर कोई जानता है मिस्टर ए की पब्लिक की क्या है, वो नेट पे अवेलेबल है। और अगर किसी आदमी को अगर ए से बात करना है, अगर समझिए कोई मिस्टर बी है, उनको मिस्टर ए से बात करना है, तो नेट से पब्लिक की डाउनलोड करेंगे वो उनकी, और पब्लिक की के थ्रू इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन डालेंगे और साइफर टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। इस साइफर टेक्स्ट को तोड़ना जो है वो पब्लिक की से सिर्फ लॉक हो सकता है, पब्लिक की से सिर्फ और सिर्फ लॉक कर सकते हैं, आप तोड़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते। साइफर टेक्स्ट को अगर ब्रेक करना है और उसके अंदर के इंफॉर्मेशन को जानना है तो आपके पास में मिस्टर ए का प्राइवेट की होना चाहिए, यानी कि जब तक कि प्राइवेट की इसमें नहीं डालेंगे आपको वापस से इन्फो या फिर आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप समझें तो इस पूरे सिचुएशन को कुछ ऐसा है कि पब्लिक की जो है चाइनीज लॉक में, आपकी जो पब्लिक की है वो बेसिकली खुला हुआ ताला और डब्बा है, और जो प्राइवेट की है वो आपकी चाबी है बेसिकली चाइनीज लॉक की। तो पब्लिक की हर किसी के पास है, यानी कि खुला हुआ ताला और डब्बा, और उस कॉमन, और वो कॉपीएबल है, और हर कोई चाहे तो खुले हुए डब्बे में उस ताले से लॉक कर देगा और आपको मैसेज भेज देगा। और चूंकि चाबी केवल आप ही के पास है तो खोल आप ही पाएंगे, लॉक हर कोई कर सकता है पर खोल केवल आप पाएंगे। अब इस मॉडल को, इस एसिमेट्रिक की मॉडल को अब हम लोग मैथमेटिकली एक बार समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्रॉपर एल्गोरिथम के थ्रू कि ये क्या है। आइए मैं फिर से आपको समझाता हूँ प्रॉपर एल्गोरिथम के थ्रू। दो पार्टीज हैं, एक ट्रांसमीटर एंड है, दूसरा रिसीवर एंड है, एक ट्रांसमीटर है, दूसरा रिसीवर है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा पहले की तरह ही, और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम भी पहले की तरह ही होगा। प्लेन टेक्स्ट ही इनपुट करेंगे हम, इनपुट तो करेंगे प्लेन टेक्स्ट, लेकिन
इंक्रिप्ट करने के लिए इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में जो की यूज होगा वो होगा मेरा पब्लिक की, जो कि हर किसी के पास अवेलेबल है। पब्लिक की से हम इंक्रिप्ट करके भेजेंगे और जो रिसीवर होगा मेरा, यानी कि जिन्होंने की पब्लिश किया है, वो क्या करेंगे, वो अब पब्लिक की से इंक्रिप्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन आपका साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। साइफर टेक्स्ट पब्लिक की तो हर किसी के पास है, बट ये साइफर टेक्स्ट को पब्लिक की से प्लेन टेक्स्ट जो है केवल पब्लिक की से इंक्रिप्ट होकर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकता है। बट ये साइफर टेक्स्ट को अगर आपको समझना है ओरिजिनल क्या था, तो आपके पास में प्राइवेट की होनी चाहिए जो कि सिर्फ मेन पर्सन के पास है जिसने सबको पब्लिक की अपनी बांटी है। और जब वो प्राइवेट की यूज करता है इसी साइफर टेक्स्ट पे, तो उसको अपना ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। यानी कि दो तरह की पासवर्ड्स यूज हो रही हैं, एक पब्लिक की है, दूसरी प्राइवेट की है, और लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग दो डिफरेंट पासवर्ड्स यूज हो रही हैं, इसीलिए इसको एसिमेट्रिक भी बोलते हैं और इसीलिए इसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम भी कहते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स, हैश एल्गोरिथम्स, डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह इसी वाली क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम पे बेस्ड है। हम अगले वीडियोस में आपको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताएंगे, पासवर्ड पॉलिसीज के बारे में बताएंगे। तब तक ये वीडियो हमारा देखते रहिए। थैंक यू।